दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी टीजीटी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रीवियस सीरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है और टॉपिक चल रहा है भाषा विज्ञान। क्या चल रहा है? भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का चल रहा है और ये क्लास है मेरी 5वीं क्लास इसी टॉपिक से। इससे पहले 4 क्लासें और डाल दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और प्रीवियस देख लीजिए किस तरह के भाषा विज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से बात हो रही है तो पाली। बिल्कुल, यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि प्राकृत से पहले क्या है? पाली है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या बताया था हमने? सबसे पहले बताया था संस्कृत। ठीक है, संस्कृत को याद रखना है, वैद की संस्कृत को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा जो है छोटा नागपुर में आता है। छोटा नागपुर को टिक करेंगे। छोटा नागपुर मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, यानी राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार एवं तमिलनाडु द्रविड़ भाषा परिवार का क्षेत्र है। ये चीज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बनता है, बस यही बनता है। राजस्थान तथा मध्य प्रदेश आर्य भाषा परिवार में आते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना है। तमिलनाडु जो है वो द्रविड़ भाषा परिवार का भाग है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बनारसी किसकी उपबोली है? बनारसी, तो बनारसी कहाँ की होगी? बनारस की होगी, लेकिन इसमें दिया नहीं है। देख ले, पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर भोजपुरी बोली का नाम पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ये बात आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अतः स्पष्ट है कि बनारसी भोजपुरी की उपबोली है, जो कि विकल्प में नहीं दिया है। तो इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो वही पूछ लिया है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। बाकी 2 विकल्प और देख लेते हैं। और ये एलटी के एग्जाम में ही पूछा गया है, शौरसेनी अपभ्रंश और प्राचल अपभ्रंश। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से छोटा होता है। बिल्कुल छोटा होता है, ये बात तो सही है। बोली नैदांतिक व्याहत होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। बिल्कुल ठीक है। विभाषा बोली को विकसित रूप है, ये भी ठीक है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वो गलती हमसे पूछा जा रहा है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं ये बताना है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तो हिंदी की टोटल जो है 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? 5 देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, मालवी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनको भी बांट दिया है कि किसके अंदर क्या क्या आता है। जैसे पश्चिमी हिंदी है तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या आएगा? खड़ी बोली आ जाएगी। खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, दक्षिणी और ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी आ जाएगी, क्योंकि ये ब्रज वाला क्षेत्र और ये बुंदेली वाला क्षेत्र और कन्नौज और खड़ी बोली, ये सब किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी के।
ठीक है, बाकी सब इनसे ही क्वेश्चन बनेंगे, देख लेते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा से सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है तो बघेली, बांगरू, ब्रज। अभी हमने पढ़ा है कि ब्रज और खड़ी बोली दोनों आती हैं, ठीक है, और बांगरू भी आती है, पर बघेली जो है ये नहीं आती है, तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? किसकी बात हो रही है? मध्य पहाड़ी। तो मध्य पहाड़ी में गढ़वाली यानी मध्य पहाड़ी में क्या हो जाएगा, गढ़वाली हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही तो गढ़वाली, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिलहाल लहंदा होगा नहीं क्योंकि ये पंजाब से है, ठीक है, नेपाली नेपाल से है, ब्रजभाषा पश्चिमी इधर से मथुरा साइड से, तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिम बोलियाँ, क्या कन्नौजी और अवधी रहती है? कन्नौजी और अवधी बिल्कुल गलत, नहीं रहती है। खड़ी बोली और बुंदेली, ये ठीक है, हाँ, खड़ी बोली और बुंदेली वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? जो खड़ी बोली है उसके लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या बोला है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी बोली का नाम दिया है, जनपदीय। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी के साथ आपको याद रखना है। जैसे हमने कहा जनपद, क्या कहा, जनपद, हमने क्या लिखा, जिला, हमने क्या लिखा, डिस्ट्रिक्ट, तो ये सब क्या है, ये एक ही चीज़ के नाम है, चाहे जिला बोलो, चाहे जनपद बोलो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोलो, है ना। तो क्या नाम दिया है, जनपदीय हिंदुस्तानी नाम दिया है, किसने, सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसको, खड़ी बोली को। और बीपीएससी ने इसको पूछा है पीजीटी में, ये याद रखना है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। राहुल सात्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है। एलटी वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से ये क्वेश्चन बना था और पूछा था कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो खड़ी बोली को कौरवी के नाम से जाना जाता है। पीछे की जो क्लासें हुई हैं उनमें क्वेश्चन ये बहुत रिपीट हुआ है। तो राहुल सात्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी का नाम दिया है और सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है खड़ी बोली के लिए। आगे भी क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसके लिए दिया है, तो खड़ी बोली के लिए दिया है। शौर सेनी अभ्यंश से विकसित हुई है खड़ी बोली, आकार बहुला बोली है। लल्लूलाल तथा सदल मिश्र ने खड़ी बोली के बारे में साहित्यिक नाम दिया है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती, अब मेवाती क्या है, मेवाती एक कास्ट भी है जो मुस्लिम समाज में आती है, लेकिन यहाँ से जो तात्पर्य लगाया जा रहा है वो राजस्थानी हिंदी से लगाया जा रहा है, मेवाती, ठीक, याद रखना है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो राजस्थान की है, यानी कि आरजे, याद रखना है। ये थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मेवाती राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी, जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी, मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी। और उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, भरतपुर तथा आसपास के क्षेत्र में है। मेव जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी की बात आ रही है, हमने बताया था लखनऊ के आसपास, क्या बताया था, पीछे वाली वीडियो में बताया था, लखनऊ, बाराबंकी, है ना, हरदोई, ये वाला जो आजमगढ़, ये वाला साइड जो है ये अवधी की बेल्ट है। तो ये वाला जो पूर्वी, ये सब किस में आएगा, पूर्वी क्षेत्र में। तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी की है, तो बी टिक करेंगे। छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी क्या है, ये भी पूर्व में है, तो पूर्व में चला जाएगा। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बघेली जो है ये भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है।
और क्वेश्चन कई बार इसको पूछा गया है। मालवी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? मालवी अभी हमने पढ़ा था तो राजस्थान की है मालवी। पंबारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पंबारी जो है ये बुंदेली से संबंधित है, यानी कि बुंदेलखंड से। और कमेंट में बताएंगे कि बुंदेलखंड कौन से क्षेत्र में आता है, 5 में से आपको बताना है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, तो बांगरू कहाँ की है? बांगरू पश्चिमी हिंदी की है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी अथवा हरियाणवी भी कहते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? बांगरू को पूछा जा सकता है हरियाणवी या हरियाणवी, ठीक है, इसको कहते हैं। बांगरू यानी शुष्क और उच्च भूमि भूभाग के कारण यहाँ की बोली का नाम बांगरू पड़ा है। इसका विकास सौरसैनी अभ्रंश से हुआ है। करनाल हरियाणा में है, रोहतक हरियाणा, दिल्ली तथा हिसार हरियाणा के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। दिल्ली नहीं, दिल्ली हरियाणा में नहीं है लेकिन लगा हुआ है। फिलहाल करनाल, रोहतक और हिसार और कुरुक्षेत्र जैसी जगह ये सब हरियाणा में है। तो ये याद रखना है किसकी बात हो रही है? बांगरू। बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं, तो हरियाणा से संबंध इसका है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो पश्चिमोत्तर सौरसैनी अभ्रंश से हुई है। तो जाहिर सी बात है कहाँ की बात हो रही है? हरियाणा की बात हो रही है। और हरियाणा कोई पूरब में तो है नहीं, ये आपको पता ही है। तो पश्चिम को लगाएंगे दिमाग और पश्चिमोत्तर सौरसैनी अभ्रंश में चले जाएंगे। ठीक। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना, तो ये पूर्वी हिंदी की बात हो रही है। ऐसा कहाँ होता है? पूर्वी हिंदी में होता है। कहाँ पर होता है? पूर्वी हिंदी में ये होता है। ये आपको याद रखना है, पूर्वी हिंदी। थोड़ा सा जान लेते हैं हिंदी। खड़ी बोली से अवधि की विभिन्नता मुख्य रूप से व्याकरणात्मक है। इसमें कर्ता कारक के उपसर्ग विभक्ति ने का नितांत अभाव है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? वही बात पूछी है तो अवधि पे टिक करेंगे। और ये क्वेश्चन 2009, 2012, 2017 जीआईसी और लेक्चरार वगैरह में इसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? तो अवधि में प्रयुक्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में होता है? अर्थात हम कह सकते हैं कि हम की जगह मैं का प्रयोग होता है। तो ऐसा कहाँ पर होता है? तो ऐसा भी अवधि में होता है। कहीं अवधि तो कहीं पूर्वी। याद रखना है। क्वेश्चन को कितनी बार घुमा के पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन वही घुमा के पूछा है। तो हम का प्रयोग कहाँ होता है? इधर होता है, अवधि वाले क्षेत्र में। गैल भैल आदि किस बोली की एक प्रकार की क्रियाएं हैं? अगर आपने भोजपुरी गाना सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। फिलहाल तो इस क्वेश्चन को एलटी के एग्जाम में पूछा गया है। भोजपुरी भूतकालिक, तो भोजपुरी और किसी में है ही नहीं। देखिए तीनों में सिर्फ एक में ही है भोजपुरी, तो इसी को टिक करेंगे। भोजपुरी भूतकालिक, गैल बहल, ठीक है। निरहुआ वगैरह के अगर गाना सुने होंगे आपने तो ये सब शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। किस बोली में नंद और नंद के स्थान पर नन और नह हो जाता है? तो ऐसा कहाँ होता है? तो ऐसा आपको क्या करना है? अवधि को टिक नहीं करना है, भोजपुरी को टिक करना है। भोजपुरी गानों में ऐसा होता है ना। भोजपुरी में ऐसा होता है, भोजपुरी में ऐसा बोला जाता है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ये बताना है आपको। खरोष्टी लिपि, कीलाक्षर लिपि, ब्राह्मी लिपि या अरमाइक लिपि? हाँ, तो अरमाइक लिपि से हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? अरमाइक लिपि से हुई है, याद रखना है। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक लिपि से हुई है। खरोष्टी लिपि गांधारी लिपि के नाम से भी जानी जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको खरोष्टी लिपि से ही पूछे, हो सकता है कि गांधारी लिपि का नाम देके
पूछ लिया जाए। याद रखना है जो गांधारी और संस्कृत भाषा को लिपिबद्ध करने के प्रयोग में आती है और इसका प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा तक प्रमुख रूप से एशिया में होता रहा। खरोष्टी लिपि की एक विशेषता और है, जैसे हम लिखते हैं कौन सी, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, तो हम क्या करते हैं बाएं से लेफ़्ट टू राइट की तरफ लिखते हैं, है ना। अब ये खरोष्टी है तो खरोष्टी ये इसका बिल्कुल उल्टा कर दो तो यहाँ हो जाएगा राइट टू लेफ़्ट, इतना इसमें अंतर होता है देवनागरी और। आगे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। बीपीएससी 2023 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या है, क्या हो जाते हैं, अच्छा ये उसमें आ गया, ठीक। जैसे का खा गा असंगत पूछ रहा है, का खा गा कंठ में आते हैं, ये तो ठीक है, का खा गा घा वहाँ कंठ में आते हैं। ओष्ठ, ठीक है, ये फा भा मा ये भी ठीक है, ओष्ठ आते हैं। अब दंत यानी दांत वाले हिस्से में ता था दा ना ये भी ठीक है, पर ये गलत है तो बी यहाँ गलत हो जाएगा। मूर्धन चा छा जा ये क्या है, गलत है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। जैसे कंठ है, कंठ में का खा गा घा वा णा और विसर्ग, ये विसर्ग है, ठीक है, और आ और बड़ा। मूर्धन में ये सब आ जाते हैं, ओष्ठ में ये आ जाते हैं और दंत में ये आ जाते हैं, दंत में ये सब आ जाते हैं, ठीक। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है, तो इसमें से कोई नहीं, यहाँ पर जो विकल्प दिया है इनमें से कोई भी नहीं है। उन्होंने इसकी संख्या टोटल कितनी बताई है, 52 बताई है, जबकि इसमें दिया नहीं है, 52 कहीं नहीं है, 52 संख्या बताइए। फिर उसको डिवाइड किया गया है, किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। उन्होंने क्या कहा है देख लीजिए चार्ट के माध्यम से, क्या बताया उन्होंने। टोटल कुल स्वर कितने बताए हैं, 13, ठीक है। मूल स्वर उन्होंने कितने बताए, 9, और संयुक्त स्वर कितने बताए, 4। 9 और 4 को जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 13। टोटल याद रखना है 13। कुल ध्वनियों की संख्या 52, कुल स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 9, संयुक्त स्वरों की संख्या 4। इतना याद हो गया। कुल व्यंजन कितने हैं, 39। इसको भी उन्होंने बांटा है। कुल व्यंजन कितने, 39। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, वैसे तो 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 और प्लस 6 अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, यारा लाबा, और हम यहाँ 6 बोली है व्यंजन प्लस 6 घोष व्यंजन आ जाते हैं इसमें। तो ये सब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 यहाँ से, 39 यहाँ से और 13 वहाँ से, और टोटल बन जाता है 52। इस तरह से उन्होंने वर्गीकरण करा है, किसने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा होता है, उच्छिप्त व्यंजन अड़ा होता है। 5वां वर्ड कौन सा होता है, अड़ा, ये याद रखना है, ढक्कन वाला, ठीक। उच्छिप्त व्यंजन है ये। ऐसा क्यों है, हिंदी की महाप्रमाणी संधि है, यहाँ मिलेगा आगे। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है, ये तो क्वेश्चन और भी एग्जामों में पूछा गया है। छा किसकी बात हो रही है, छा, तो किससे बना है, का और शा। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। संयुक्त वर्ण कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, यही बारी बारी से क्वेश्चन पूछा जाता है। छा वर्ण संयुक्त व्यंजन है जो का और शा के योग से बना है, ठीक है। छा त्रा, ये छा और त्रा, यहाँ से त्रा और रा ये ज्ञा बन जाएगा, जा अणा श्रा बन जाएगा, शा रा श्रा बन जाएगा। तो 4 ही हैं, छा और त्रा और ज्ञा और श्रा, 4 संयुक्त व्यंजन हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर्निम कहते हैं। ये भी एलटी के एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, स्वर्निम कहते हैं, स्वर्निम। अब स्वर्निम क्या है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वर्निम कहते हैं। भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, एक ध्वनि, एक शब्द, एक वाक्य और एक अर्थ। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा के मुख्यतः तत्व कितने होते हैं, तो भाषा के मुख्यतः 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ है। इन चारों तत्वों को ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान का 4 अंग माना गया है। भाषा विज्ञान में ध्वनि को स्वर्निम भी कहा गया है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है, अवधि में नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो का, ना और मा ये सब हैं, अड़ा नहीं है, अड़ा। ठीक। प्रसन्नता शब्द में कौन सी संधि है, ध्वनि है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, प्रसन्नता, तो युग्मक ध्वनि है। तो क्या कौन सी है, युग्मक ध्वनि, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, जो स्वर ध्वनि के प्रकार हैं जब हम पढ़ते हैं, एक पढ़ा था हमने पीछे हार्श, और एक पढ़ा था हमने दीर्घ, और एक पढ़ा था हमने प्लुप। हार्श में बताया था शुरू में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये क्या हो जाएगा, ऋण। और दीर्घ में जो बचा वो सब इसमें आ जाएगा, तो 4 यहाँ से हो जाएगा प्लस 7 यहाँ से हो जाएगा, तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11, और 2 क्या हो जाएगा, अंग और अंगा अयोग भाव हो जाता है, ना तो स्वर और ना व्यंजन। तो इस तरह हमने बताया था। तो यहाँ स्वर ध्वनि के प्रकार बताए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी डी बिल्कुल सही हो जाएगा स्वर ध्वनि के। ये क्यों कह रहे हैं स्वर ध्वनि के प्रकार, जैसे कि हमने पीछे देखा ही था, एक बार और समझ लीजिए। स्वर बांटा गया था, हार्श में बांटा था ना, और दीर्घ में बांटा था। तो अगर ये छोटा आ इसमें आ गया हार्श में, तो बड़ा आ किस में आएगा, तो ये दीर्घ में आएगा। तो ये देखिए, ये छोटा आ गया, यहाँ बड़ा आ गया, यह हार्श हो गया, यह दीर्घ हो गया, और प्लुप्त भी आते हैं। तो इसलिए इसका विकल्प क्या है, डी सही हो जाएगा। स्वर ध्वनि के प्रकार यानी हार्श, दीर्घ और प्लुप्त तीनों होते हैं। अब हार्श में देख लीजिए, हमने बता ही दिया है, हार्श जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे हार्श स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक कहा जाता है। कल को आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि एक मात्रिक किसको कहा जाता है। तो हार्श स्वर को ही एक मात्रिक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। हर्ष मतलब छोटा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है, मतलब जो समय हर्ष स्वर में लगता है उसका दुगना लगता है दीर्घ स्वर में, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, मैंने बताया था। तो 7 4 11 बन जाएगा। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए ऐ ओ औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इनको द्विमात्रिक कहा जाता है। ये याद रखना है, हर्ष स्वर को एक मात्रिक और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक। अब प्लुप्त स्वर की बात आती है, ये कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से तिगुना समय लगता है। जो मूल स्वर होते हैं उनसे तिगुना लग जाता है, वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम, आसानी से नहीं बोल पाओगे, ताकत लगाना पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ओम, हे राम आदि, ये सब क्या है, ये प्लुप्त स्वर है। जैसे अंग, अंग, ई, ये क्या है, चंद्रबिंदी वाले पे क्या है, ये प्लुप्त स्वर है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। क्या सही, या और बा ध्वनियाँ अर्धस्वर आती हैं, ठीक है। और ये तो आपने पढ़ाई है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, मूल व्यंजन 33 हैं, अंतःयस्थ 4 हैं, यार अलावा, ठीक है। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, ठीक है। छोटा सा, बड़ा सा, पुट्टा सा और हा, ये 4 हो जाएगा। और ये क्या हो गए, उच्छिप्त तो द्विगुण व्यंजन होगा, डा ओढ़ा। और इधर से ये 5 में बांटा गया है, यानी जो हमारे क्या बोलते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, वो यहाँ से मिलते हैं। का वर्ग में 5, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। फिलहाल इसकी एक ट्रिक भी है, KTM 2, इसको याद करने की ट्रिक है, KTM
दो याद रखना है। KTM 2 ट्रिक याद रखना है, KTM 2 कैसे, कंठ, तालु, ठीक है, मूर्धन्य, ऐसे करके याद रखना है। इनमें से अंतःस्थ वर्ण कौन सा है? अंतःस्थ हमने बताया था या, रा, ला और बा। जो आ रहा है वो देख लीजिए, क्या आ रहा है, बा आ गया, टिक कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। इस तरह से अपना समय बचाइए। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, बा 4 ही होंगे। या, रा, ला, बा किस में है? डी में है। चलिए ठीक है, 2021 में ही पूछा गया है इसको। इनमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? तो या आ गया, या टिक कीजिए इसको। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ व्यंजन नहीं है? 4 को ही याद रखना है, बाकी जो होगा वो या, रा, ला, बा है। बा जो है ये वाला नहीं है, तो ये वाला बा नहीं है, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है टोटल, तो यह जो है यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? हमने बताया था द्विगुण के बारे में, किसकी बात हो रही है? दीर्घ की बात हो रही है, तो ये ड बिल्कुल सही हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने ब्रह्मा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? तो उन्होंने कितने माने? 2 माने हैं कामता प्रसाद गुरु जी ने, अल्पप्राण और महाप्राण। और अल्पप्राण क्या होता है ये भी जान लीजिए, 1, 3, 5 और महाप्राण 2, 4, ऐसे करके याद रखना है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल। ये सब तो हो ही चुका है। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी होगी? पा, फा, बा, भा, धा नहीं होती है। ये 2021 में ही पूछा गया है, ये धा नहीं होती ओष्ठ ध्वनि। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएंगे। ये भी 21 में पूछा गया है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं।